जहां एक तरफ इजराइल ने रातों रात पूरा पासा ही पलट दिया, 1400 रॉकेट आखिर घुटनों पे आया फिलिस्तीन, और मिस्र ने इस बीच क्या कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने क्यों भेज दिए जहाज। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इजराइल और फिलिस्तीन, इनके बीच 5 दिन से लड़ाई चल रही, और इस लड़ाई का थोड़ा नजारा ऐसे देखिए इस वीडियो में कि किस तरीके से धुआंधार बारिश हो रही है रॉकेटों की। अगर ये आयरन डोम न होता तो फिर इजरायलियों का क्या होता, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। पर क्या यहाँ सारा मामला खत्म हो चुका है और सब कुछ शांत हो चुका है? वैसे आपको बता दें, कल था इजराइल का जन्मदिन। 14 मई 1948 को ये देश दुनिया के सामने आया। एक समय था जब ब्रिटेन का उपनिवेश बहुत सारे देशों में फैला हुआ था, और ब्रिटेन के उपनिवेश में फलस्तीन भी आता था। अचानक से जर्मनी में यहूदियों के प्रति अत्याचार करना शुरू कर दिया और यहूदी इधर उधर भागने लगे। अब ब्रिटेन और पश्चिमी देशों ने ये तय किया कि हम यहूदियों को एक जगह देंगे। उस जगह को देने के लिए तय किया गया फलस्तीन का जगह। वैसे ये तय करने वाला ब्रिटेन था, क्योंकि ब्रिटेन का उपनिवेश था फलस्तीन। वहाँ पर एक शख्स पहुँचता है 1907 में, चाइम वाइज नाम का। ये दरअसल रहता है एक केमिस्ट, और केमिस्ट के साथ साथ ब्रिटेन में यहूदियों का सबसे बड़ा लीडर। ये सबसे पहले फलस्तीन जाता है और वहाँ जाके जाफा इलाके में एक कंपनी बनाता है, जहाँ फलस्तीन की समझ लीजिए नींव पड़ जाती है। 3 साल के भीतर एक यहूदी नेशनल फंड बनाए जाते हैं। वहाँ पर यहूदियों के लिए पैसा मंगाया जाता है। जब पैसा उस फंड में आने लगता है तो फलस्तीन में यहूदियों की कॉलोनी बसाने के लिए जमीन खरीदी जाती है। और आपको बता दें, उसके बाद फिर इजराइल का दायरा बढ़ता चला जाता है। यहूदियों का एंट्री का सिलसिला जारी रहता है। 1948 में इस इलाके में यहूदियों के एक अलग देश इजराइल की स्थापना होती है। यानी 75 साल पहले 14 मई को बना इजराइल। ये सब होता है तब जब अरब मुस्लिमों की संख्या ज्यादा होती है और इजराइल की आबादी कम थी। ये उस समय की पहली कम थी। ये उस समय के बैठक का फोटो है। यहाँ पर घोषणा हो रही है। इसके बाद तो समझिए कि लड़ाई और झगड़े शुरू ही हो जाते हैं। 14 मई 1948 को इजराइल बनने की घोषणा होती है और 15 मई को 8 महीने की जंग शुरू होती है। एक तरफ अरब देश होते हैं, दूसरी तरफ पश्चिमी देशों के समर्थन के साथ इजराइल होता है। और अल जजीरा के मुताबिक अरब देशों की सेना में केवल 24,000 सैनिक होते थे। तब यहूदियों की आबादी कम होने के बाद भी उनकी तरफ से 80,000 से ज्यादा सैनिक लड़े थे। 1949 में सीज फायर के साथ जंग रुकी, लेकिन फिलिस्तीन का ज्यादातर हिस्सा इजराइल के कब्जे में होता है। 1973 में एक बार फिर मिस्र के नेतृत्व पर इजराइल के ऊपर हमला होता है और 6 अक्टूबर को यह हमला किया जाता है। लेकिन एक बार फिर अरब देशों को हार का मुंह देखना पड़ता है। उसके बाद से ये कहानी चलती रही। गाजा हमास लड़ाई झगड़े, कभी भी शांति नहीं आई। 1993 में बिल क्लिंटन की अगुवाई में एक समझौता भी हुआ। एक एग्रीमेंट हो गया कि हाँ चलो शांति से रहेंगे, लेकिन शांति हुई नहीं। 2002 हो, 2006 हो, 2004 हो, 2008 हो, 12 हो, 14 हो, 17 हो, 18 हो, हर साल कुछ न कुछ होता रहा। एक दूसरे के प्रति हमले होते रहे। यही हाल फिलहाल में देखने को मिला। पहले तो हमास की तरफ से 500 रॉकेट एक साथ दागे गए। ये 500 रॉकेट को बुलेट से बचने के लिए आयरन डोम और डेविड स्लिंग का जब इस्तेमाल किया, और जब इजराइल ने एयर स्ट्राइक करना शुरू कर दिया, इस एयर स्ट्राइक में इजराइल ने धड़ाधड़ कमांडरों को उड़ाना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि इस्लामिक जिहाद संगठन पर 1400 से ज्यादा रॉकेट दाग दिए इजराइल ने। अजीब तरीके की स्थिति पैदा कर दी इजराइल ने कि अब तो हम तुम्हारा अस्तित्व ही मिटा कर रखेंगे। इजराइल की एयर रेड ने सब कुछ तबाह करना शुरू कर दिया। इस्लामिक जिहाद संगठन जो 1981 में बना था वो तबाह होने लगा। तब जाके मिस्र को समझ में आ गया कि इस बार इजराइल किसी के सुनने के मूड में नहीं है। मिस्र यानी कि इजिप्ट ये बीच में आया और इसने सीज फायर करवाया, शांति करवाई। यूएन ने कहा कि थैंक यू भैया, तुमने शांति करा दी, वरना यहाँ न जाने क्या होता। अभी तो फिलहाल यहाँ पर थोड़ी शांति स्थापित हो गई है, लेकिन ये शांति कितने दिनों तक रहेगी कहना मुश्किल है। हालांकि इजराइल इस बात को कहता
कहता है कि मान लो एक भी रॉकेट अगर अमेरिका पर गिरता, ब्रिटेन पर गिरता या किसी और देश पर गिरता तो ये लोग हंगामा मचा देते। ये 500 रॉकेट हमारे ऊपर दागते हैं, हमारे पास आयरन डोम है तो हम बच जाते हैं, वरना हमारा क्या होता। अभी क्यों नहीं दुनिया आगे आती है ये कहने के लिए कि गलत कर रहे हैं आप। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने अब एक सिग्नल देना शुरू कर दिया है, खास तौर पर अपने दुश्मन देशों को, और वो सिग्नल है कि हम तुमसे डरते नहीं हैं। हमने हाल में देखा कि किस तरीके से दक्षिण चीन सागर, जिसे चाइना अपना बपौती मानता है, उस जगह पे भारत ने युद्धाभ्यास करने के लिए अपनी नेवी को भेज दिया। चाइना के लिए ये युद्धाभ्यास मायने नहीं करता है कि इस इलाके में युद्धाभ्यास हो रहा है, बल्कि चाइना के लिए ये मायने करता है कि देखो भारत अपने पाले में आसियान देशों के कई मेंबर को कर रहा है। आसियान देश वियतनाम, इंडोनेशिया ये सब समझ रहे हैं कि यहाँ पर आने से, यहाँ पर युद्धाभ्यास करने से चाइना नाराज होगा, पर फिर भी ये युद्धाभ्यास कर रहे हैं। मतलब कि एक मास्टर स्ट्रोक है भारत के रणनीति बनाने वालों का कि यहाँ पर भारत देशों को एकजुट करके चाइना के खिलाफ लाने में कामयाब हो रहा है। चाइना इस चीज से ज्यादा डरा हुआ है। एक समय था जब चाइना दुनिया को डराया करता था, पर अब समय एकदम से बदल गया है। आसियान देश वियतनाम, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनई, थाईलैंड, फिलीपींस ये सब एक साथ आ रहे हैं। इनकी नेवी एक साथ आकर यहाँ पर उधम मचा रही है। मतलब भारत की रणनीति पूरी तरीके से काम आ रही है। अब एक बार फिर भारत ने यहाँ पर भेज दिया है INS कवारती को, और आपको बता दें ये पहुंच गया है इंडोनेशिया में। यहाँ पर द्विपक्षीय युद्धाभ्यास होगा समुद्र शक्ति 23। इंडोनेशिया के पास एंटी सबमरीन वॉरफेयर वाला ये युद्धपोत पहुंच चुका है बताम पोर्ट पर। मतलब पिछली बार भारत जो युद्धाभ्यास कर रहा था तो डोरे डालने की कोशिश कर रहे थे चीनी मलेशिया नेवी, पर इस बार भारत उनसे डरे बगैर फिर से युद्धाभ्यास करने के लिए भेज दिया है अपने नेवी को। इसका मतलब है कि हम भी अब चाइना को बार बार चुनौती दे रहे हैं। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।